गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों। हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरा नाम गुप्तेश्वर शाह है। एंड दोस्तों, मैं आपकी सिविल सर्विसेज 2021 के लिए जनरल स्टडीज़ के बेसिकली जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए आपकी प्रिपरेशंस करवाऊंगा। हम अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंड आई वुड ट्राई टू कंप्लीट ऑल द चैप्टर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और आपके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं फ्रॉम ए टू जेड उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों आगे। दिस इज़ ऑल अबाउट मी, गुप्तेश्वर शाह, आपका मेंटर, कोच आपकी यूपीएससी की जर्नी में। बेसिकली मैं कौन कौन से चैप्टर आपके कवर करूँगा, कौन कौन से जो बुक्स हैं वो कवर करूँगा। मैं हिस्ट्री कवर करूँगा आपकी। हिस्ट्री में आपका एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इसके सारे एस्पेक्ट्स को कवर करूँगा। पॉलिटी कवर करूँगा आपकी, एंड इकोनॉमिक्स एज वेल एज इंटरनेशनल रिलेशंस, एंड बहुत सारे और भी जो सब्जेक्ट्स हैं इनको कवर करूँगा। तो दोस्तों, मैं ब्रॉडली अपने बारे में बता दूँ, मैंने बीएससी लाइफ साइंसेज ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से की थी। उसके बाद एमए पॉलिटिकल साइंस किया, एंड आई क्रैक्ड वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो लाइक एसएससी, सीजीएल और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स में 3 साल में काम कर चुका हूँ, एंड प्रेजेंटली मैं एलएलबी कर रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। दिस इज़ ऑल अबाउट मी। तो इस प्लेटफॉर्म पे जो मैं आपको जनरल स्टडीज़ के ज़्यादातर जो सब्जेक्ट्स हैं वो कवर करवाऊँगा, वो क्यों, मतलब कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, उसके पीछे का जो कारण है वो ये। तो दोस्तों, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए, वो भी प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए। वो क्यों लीजिए? वहाँ पे लाइव क्लासेस होती हैं, टेस्ट सीरीज़ होती हैं, क्विजेज़ होते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ फ़ायदा क्या होता है वहाँ पे आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का? भाई, लाइव स्ट्रक्चर्ड क्लासेस होती हैं वहाँ पे। स्ट्रक्चर्ड का मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना कि हिस्ट्री का जैसे मैं कवर करा रहा हूँ अभी आपको, तो हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री के लगभग मान के चलिए आपकी 20 से 22 या 25 चैप्टर के आसपास हैं, तो मैं पूरा कवर करूँगा। ठीक है, सिमिलरली वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको मिलेगा, और आपके एग्ज़ाम की पूरी तैयारी होगी। ऐसा नहीं है कि बस 2 टॉपिक पढ़ा दिए, 3 टॉपिक पढ़ा दिया, 4 टॉपिक पढ़ा दिए और उसके बाद आपको छोड़ दिया। नहीं, पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट कराया जाएगा। सपोज कि अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए एनरोल करते हो, तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जितना भी कोर्स है वो पूरा कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि असीमित लाइव क्लासेस होती हैं वहाँ पे, वीकली क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। ठीक है, प्लस कोर्सेज में डाउट क्लियरिंग क्लासेस होती है वहाँ पे। ठीक है, डाउट क्लियरिंग क्लासेस का मतलब क्या होता है कि आपको जो भी डाउट हो रहे हैं वो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे। अच्छा, इसके साथ साथ एक फ़ायदा क्या है कि प्रॉपर गाइडेंस आपको वहाँ पे मिलती है। मतलब एक आपको मेंटोर मिलेगा वहाँ पे जो प्रॉपरली आपके लिए ही होगा वहाँ पे, और आपको गाइड करेगा उस चीज़ में। ठीक है, तो चलो दोस्तों और आगे बढ़ते। कैसे कर सकते हैं? आपको करना क्या है कि आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप, ठीक है, ये रहा अनअकैडमी लर्निंग ऐप, इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है आपको? प्लस कोर्सेज पे जाना है। प्लस कोर्सेज पे जाने के बाद क्या करना है आपको? आप जैसे हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो इसको सेलेक्ट करना है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज, और इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है मैं आपको रिकमेंड करूँगा। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं या फिर अभी कॉलेज से निकले हैं, तो 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लीजिए। थोड़ा कम टाइम है तो लगभग 1 साल का तो लेना ही पड़ेगा। यूपीएससी की जर्नी जो है इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। ऐसा नहीं है कि आप 2 महीने में, 3 महीने में या 4 महीने में तैयारी करके आप एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे। यू नीड सम टाइम।
तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप या तो 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लीजिए या 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लीजिए। आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप प्रोमो कोड मेरा GSHAR10 यूज़ करते हैं, 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके अंतर्गत आपको 12 महीने का कोर्स 39,600 में और 24 मंथ का कोर्स 57,600 में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि हमारा टेलीग्राम पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं अनअकैडमी UPSC में लिंक होकर। चलिए दोस्तों, अब आज का जो टॉपिक है, जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को, वो शुरू करते हैं। आज जो हम शुरू करेंगे सोर्सेज एंड अप्रोचेस टू द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, सोर्सेज एंड अप्रोचेस टू द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो जैसे कि हमको पता है ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए, मुगल डिसइंटीग्रेशन हुआ, जब मुगल्स का पतन हो गया उसके बाद ब्रिटिशर्स इंडिया में आए। तो इंडिया में आने के बाद आज जो हम हिस्ट्री अपनी जानते हैं बेसिकली, वो कहाँ से आई हैं, वो किसने लिखी है, हम तक वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से पहुँची है, ये सारे के सारे एस्पेक्ट हमको आज पता चलेंगे। तो भाई 2-3 चीज़ें होती हैं। पहला कि सोर्सेज क्या हैं, कि आज जो हम हिस्ट्री जानते हैं वो हिस्ट्री हमको कहाँ से पता चली है। दूसरा यह है कि उसकी अप्रोच क्या है। अप्रोच मतलब कि किस पर्सपेक्टिव से वो हिस्ट्री लिखी गई है, भाई उसके पीछे की थॉट प्रोसेस क्या थी। ये सारी की सारी चीज़ें हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को जानने के लिए देखेंगे। तो बेसिकली जो सोर्सेज हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, वो क्या क्या है, मतलब कहाँ से हमको आज की जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है वो पता चलती है। तो सबसे पहला जो सोर्स है वो है ब्रिटिश ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिटिशर्स जो थे वो हाईली रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट्स रखते थे। ठीक है, तो उनके डॉक्यूमेंट्स से हमें एक इलोबरेट अकाउंट मिलता है किस चीज़ के बारे में। आपको भी हमें भी ये पता है बहुत अच्छे से कि जो ब्रिटिशर्स थे या फिर जितनी भी यूरोपियन पावर्स थी, जो कॉलोनियल पावर्स थी, वो ट्रेडिंग करने के लिए इंडिया में आए थे। तो जब वो ट्रेडिंग करने के लिए आए थे तो वो उन्होंने अपना इलोबरेट अकाउंट बना रखा था। ट्रेडिंग का जो सिस्टम था, जो भी जिस तरीके से भी वो ट्रेड करते थे ड्यूरिंग द पीरियड 1600 टू 1857। तो इस पीरियड के दौरान जितने भी इन्होंने अपने ट्रेडिंग अकाउंट बना रखे थे, वहाँ से हमको ब्रिटिश रिकॉर्ड से हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो उससे क्या फ़ायदा क्या हुआ, उससे फ़ायदा ये हुआ कि जो ब्रिटिश रिकॉर्ड्स थे उन्होंने हम मदद करी हिस्टोरियंस की टू ट्रेस इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट स्टेजेस बाय स्टेजेस। तो कैसे, मतलब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, ट्रेड करने के लिए आए। ट्रेड करने के लिए जब आए तो यहाँ की पॉलिटिकल स्थिति कैसी थी, यहाँ का सोशल स्टेटस कैसा था, और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने लिखा है। ठीक है, उन्होंने अकाउंट दिए हैं जो कि बाद में सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बन गया हमें अपनी मॉडर्न हिस्ट्री को जानने के लिए। दोस्तों इसके आगे हिस्ट्री ऑफ 70th एंड 80th सेंचुरी अगर आप देखते हैं इसको, बाकी के जो यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनीज थी, कौन कौन से, पुर्तगीज़ हो गए, डच हो गए और फ्रेंच हो गए, भाई ये भी तो लोग आए थे ना, ब्रिटिशर्स के साथ साथ ये सारे लोग भी यहाँ पे आए थे। तो इन्होंने जो अपने ऑफिशियल्स रिकॉर्ड्स रखे हैं वहाँ से भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बहुत सारे आयामों के बारे में हमको पता चलता है। वी नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ पुर्तगीज, डच एज वेल एज फ्रेंच। तो इसके आगे और क्या है, अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि भाई उनकी जो हिस्ट्री है, व्हाट वी नो फ्रॉम देयर हिस्ट्री, मतलब उन्होंने जो लिखा है, उन्होंने जो रिकॉर्ड रखा है या उन्होंने जो चीज़ें बताई, उनसे हमें क्या पता लगता है। तो आप एक चीज़ देखेंगे, जितनी भी इंपीरियलिस्टिक पावर्स थी वो इंडिया में क्यों आई थी, वो आई थी अपने खुद के इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए। भाई ट्रेड करने के लिए आए थे ना, इनको अपने यहाँ पे मार्केट नहीं मिल रही थी तो वो इंडिया में आए थे, वो ट्रेड करने के लिए आए थे। ठीक है, बट हुआ क्या, वी ऑल्सो गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स फ्रॉम देयर रिकॉर्ड्स। अब क्या हुआ, वो ट्रेड तो कर रहे थे, ट्रेड करने के साथ साथ यहाँ के क्या क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे थे, क्योंकि वो अपने रिकॉर्ड्स लिखते थे या लेटर्स लिखते थे। तो यहाँ के जितने भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे थे, उन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के बारे में भी उन्होंने एक्सटेंसिवली लिखा है। ठीक है, तो इसके आगे और देखते हैं। अब ये तो रहा, एक मैंने बताया कि जो इंपीरियलिस्टिक पावर्स हमारे देश में आई थी उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स छोड़े हैं। ठीक है, तो उसमें एक तो खुद ब्रिटिश गवर्नमेंट हो गई, दूसरा जितने भी और बाकी के जो यूरोपियन पावर्स थे, पुर्तगीज़ हो गए, फ्रेंच हो गए, डच हो गए, ये जितने आए थे इन्होंने अपने रिकॉर्ड छोड़े। इसके अलावा और कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं जहाँ से हमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो और जो रिकॉर्ड्स हैं जैसे कि मेमोस, बहुत लोग जैसे
घूमने के लिए आते हैं इंडिया में। उस टाइम पे भी बहुत सारे लोग आते थे, आए, इन्होंने अपनी एक मेमोरी लिख के गए। बहुत जो ट्रैवलर्स, बहुत जो राइटर्स होते हैं वो अपनी बायोग्राफीज़ लिखते हैं। तो जब वो अपनी बायोग्राफीज़ लिखते हैं तो वो भी एक डिटेल्ड अकाउंट देते हैं यहाँ की हिस्ट्री के बारे में। इसके साथ साथ ट्रैवल अकाउंट मैंने जैसे बताया था आपकी कि बहुत सारे ट्रैवलर्स होते हैं जो दे वंडर फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं, वहाँ की सोशल सोशल वहाँ का सोशल स्थिति कैसी है, वहाँ पे इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, वहाँ पे लोग किस तरीके से रहते हैं। 18th एंड 19th सेंचुरी के आसपास बहुत सारे ऐसे ट्रैवलर्स हैं जो इंडिया में आए और जिन्होंने डिटेल्ड बताया इंडिया के बारे में। उन्होंने अपना थॉट बताया कि किस तरीके से इंडिया है, किस तरीके से बाकी चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया। दूसरी जो चीज़ हमें जो पता लगता है वो न्यूज़पेपर और जर्नल से पता लगता है हमको। ठीक है भाई, कैसे? अब आपको पता है न्यूज़पेपर और जो जर्नल्स होते हैं ना, इट प्रोवाइड्स वेरी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। आप इंडियन सोसाइटी का जो एवरी एस्पेक्ट है 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में आपको बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पता चलती है। कहाँ से पता चलती है? न्यूज़पेपर और जर्नल से। तो जैसा कि हमको पता है, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो इंडिया में न्यूज़पेपर का प्रचलन चालू हो गया था। वर्नाकुलर लैंग्वेज में न्यूज़पेपर लिखी जा रही थी, एज वेल एज इंग्लिश में न्यूज़पेपर लिखी जा रही थी। तो वो न्यूज़पेपर के जो एडिटर्स थे, जब वो चीज़ों को एक्सप्लेन करते थे इंडियन सोसाइटी के बारे में, इंडियन कस्टम्स के बारे में, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में और बाकी बहुत सारी चीज़ों को वो एक्सप्लेन करते थे, तो इट हैज़ बिकम अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अस। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? ओरल एविडेंसेस, क्रिएटिव लिटरेचर एंड पेंटिंग। ओरल एविडेंसेस क्या होते हैं भाई? ओरल एविडेंसेस होते हैं जैसे मान लीजिए हमारे गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोग या फिर कोई बहुत नॉलेजेबल बंदा है, कोई भी जिसने एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को अपनी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की है। ठीक है, किसी ने किताब लिख दी, लिटरेचर लिख दिया, तो वो भी क्या होगा? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी पर ट्रांसफर हो जाएगा। या फिर किसी ने पेंटिंग बना दी या इस तरीके से कोई चीज़ें बनाई हैं। तो होता क्या है, ये भी एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बाद में हमारी हिस्ट्री को जानने में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये अदर सोर्सेज थे अदर देन ब्रिटिश अकाउंट्स एंड बाकी के जो इंपीरियलिस्टिक पावर थे उनके अकाउंट्स के अलावा। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे कि अब क्या है। अच्छा, ये तो हो गया। इसके साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट जो हमें डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं इंडियन हिस्ट्री को जानने के लिए, वो होते हैं हमारे आर्काइवल मटेरियल्स। अब आर्काइवल मटेरियल्स भैया कहाँ कहाँ मिलेंगे? तो मैं बता दूं आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के आर्काइव, ब्रिटिश टाइम में ही सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो गई थी, तो वो अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते थे, जो भी ट्रिटीज करते थे वो जितने भी स्टेट्स के साथ, तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्काइव्स में रखे होते थे। तो ये जो नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया है, कहाँ पे? अभी न्यू दिल्ली के अंदर। नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। अच्छा, ये क्या करता है? इट प्रोवाइड एन ऑथेंटिक एंड रिलायबल सोर्स मटेरियल ऑन वेरिड एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मतलब सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक और सबसे ज़्यादा सही इंफॉर्मेशन आपको कहीं मिलेगी तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट आर्काइव से मिलेगी। ठीक है, इट कंटेन्स मोर और लेस ऑल द इंफॉर्मेशन एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मतलब ब्रिटिश रूल के टाइम पे जितने भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं भाई, ब्रिटिशर्स ने किन किन के साथ ट्रीटी करी, ब्रिटिश जो रूल ऑफ गवर्नेंस था वो किस तरीके का था, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके का था, ब्रिटिश पार्लियामेंट कैसे वर्क करती है, ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्काइव्स में, जो कि न्यू दिल्ली के अंदर है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ रिकॉर्ड ऑफ द सर्वे ऑफ इंडिया और जर्नल्स, मेमोर्स। अच्छा, सर्वेयर जो होते थे ना, जो रिकॉर्डिंग करते, जो सर्वे करते थे जाके पूरे कंट्री साइड में या पूरे देश में जाके जो लोग सर्वे करते थे, वो खुद का भी एक अकाउंट लिखते थे। ठीक है, अच्छा, उस अकाउंट में वो क्या बताते थे? वो सिर्फ ज्योग्राफिकल मैटर्स के बारे में नहीं बताते थे कि भाई नॉर्थ में इंडिया के हिमालय है, ठीक है, वेस्ट में डेजर्ट है, साउथ में जाएंगे तो सी मिल जाएगा, नॉर्थ ईस्ट बहुत ग्रीन है, सिर्फ यही सब चीज़ें नहीं बताते थे। उस टाइम पे जो कंटेम्प्रेरी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन थी इंडिया की, उस टाइम पे जो कंटेम्प्रेरी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन थी और बाकी के जो इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल एस्पेक्ट थे, वो सारी चीज़ों के बारे में बताया करते थे उस टाइम पे। ठीक है,
तो उनका खुद का इंडिविजुअल अकाउंट भी इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री के जानने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा था। अच्छा, इसके साथ साथ और कौन सी चीज़ें थी जिससे हमें पता लग रहा था? तो दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, रिकॉर्ड ऑफ पब्लिक, जुडिशियल, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट्स और एजुकेशनल रिकॉर्ड्स। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, जब ब्रिटिशर्स आ गए थे इंडिया के अंदर तो जुडिशियल सिस्टम स्टार्ट हो गया था। कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट बन गया था, हाई कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था। तो जो कोर्ट के भी जितने भी रिकॉर्ड्स थे वो भी इंडियन हिस्ट्री को बताने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे थे। ठीक है। अच्छा, एजुकेशनल रिकॉर्ड्स, क्योंकि ब्रिटिशर्स जब आए थे उन्होंने यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम चालू किया था, वर्नाकुलर लैंग्वेज में भी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे थे और इंग्लिश लैंग्वेज में भी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे थे। तो वहाँ से भी वी गेट अ ग्रेट डील ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं दोस्तों और क्या। अच्छा, एक तो मैंने आपको बता दिया कि भाई एक आर्काइव्स हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट के और एक आर्काइव्स हो गए आपके स्टेट गवर्नमेंट्स के। ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट के आर्काइव्स कैसे, मतलब किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से ऑर्गेनाइज थी ब्रिटिश इंडिया के अंदर, तो आपको पता होगा इसके अंदर ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस जहां पे ब्रिटिश डायरेक्टली एडमिनिस्टर करते थे वो आते थे, और प्रिंसली स्टेट्स जो हो गए, जो कि बाद में 1947 के बाद इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया गया था। ठीक है, इनके सारे के सारे ये हो गए। और तीसरी जो चीज़ है फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन अदर देन दोज ऑफ ब्रिटिश, तो वही फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन और कौन से हो गए, पुर्तगीज हो गए, फ्रेंच हो गए, डच हो गए, इनके रिकॉर्ड्स, ये मतलब एक तरीके से आप देखो तो ये स्टेट आर्काइव्स के अंदर सारी की सारी चीज़ें आती हैं। अभी मैं आपको मैप में बताऊंगा आपको कि ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस कौन क्या 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 थे उसके अंदर, प्रिंसली स्टेट्स कौन कौन से थे, ये सारे बताऊंगा मैं आपको। अच्छा, अब देखो इनसे हमें पता क्या चलता है। जैसे स्टेट्स के जो, जैसे आर्काइव्स ऑफ किंगडम ऑफ लाहौर, आपको पता है लाहौर भी एक तरीके से प्रिंसली स्टेट था, वहाँ पे ना खालसा दरबार होता था, तो उनका जो आर्काइव से वहाँ से उनकी हिस्ट्री पता लगती है हमें। पुणे में पेशवा दफ्तर होता था, वो सारा का सारा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते थे, तो वहाँ से हमको पता लगा है। तीसरा जो है हिस्ट्री ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, अगर आप देखें जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके खुद के भी उन्होंने आर्काइव्स बना रखे थे। जैसे राजस्थान के बारे में अगर आपको आर्काइव्स को आप देखेंगे तो प्रिंसली स्टेट ऑफ जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, ये सारे के सारे आपको राजस्थान स्टेट आर्काइव में इनकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, और ये बहुत ही वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। इसी तरीके से अगर जम्मू एंड कश्मीर को देखेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर में आपको पता है डोगरास का वहाँ पे मतलब शासन था वहाँ पे, तो डोगरास के बारे में आपको इंफॉर्मेशन वहाँ से पता लगेगी। ट्रेवनकोर, कोचीन जो कि केरला में है, मैसूर जो कि कर्नाटका में, कोल्हापुर महाराष्ट्र, यहाँ के भी स्टेट गवर्नमेंट के आर्काइव से आपको वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ की जो हिस्ट्री है, आपको बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। तो दोस्तों एक चीज़ यह है कि मैं इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री को चालू कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से क्यों चालू कर रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ से क्यों बता रहा हूँ कि इंडिया की हिस्ट्री कहाँ से हमें इसके बारे में नॉलेज मिलती है, क्योंकि दोस्तों हमें सबसे पहले सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए कि हमें जो भी हम आगे पढ़ने जा रहे हैं वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से पता चली है, उसके पीछे की लॉजिकल थिंकिंग क्या थी, लोगों का पर्सपेक्टिव क्या था, और क्यों और किस तरीके से इन चीज़ों को बताया गया है। तो ये चीज़ें जानना हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये मैप है आपका, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया का मैप है ये 1860 का, 1860। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ, ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसके बाद संभाल लिया, और आप देखिए उसके बाद का ये इंडिया का मैप दिखा रहा हूं मैं आपको कि कौन कौन से ब्रिटिश प्रोविंसेस थे और कौन कौन सी स्टेट्स थी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आप अगर ये जो देखेंगे येलो कलर में है, ये सारे के सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, और ये जो दूसरा ग्रे कलर है ये ब्रिटिश प्रोविंसेस थे। तो बेसिकली कौन कौन से प्रिंसली स्टेट्स का मतलब क्या हो गया कि रूलर ही वहां पे रूल करता था वहां का जो, बट वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन था। जैसे कश्मीर हो गया, कश्मीर में मैंने अभी आपको बताया डोगरास का शासन था वहां पे। ठीक है, बलूचिस्तान हो गया जो आज पाकिस्तान के अंदर है, राजपूताना हो गया, राजपूताना में आपका जैसलमेर, जोधपुर, आपका जयपुर, ये सारा का सारा, मेवाड़, मारवाड़, ये सारा हिस्सा इसके अंदर आता था। गुजरात आपका हो गया, जूनागढ़ इसी के अंदर आता था। ठीक है, इसी तरीके से आपका मध्य प्रदेश जो सेंट्रल इंडिया है वो भी प्रिंसली स्टेट था वहाँ पे, ग्वालियर जिसके अंदर सिंधियास का राज था। ठीक है, और भी उड़ीसा हो गया आपका, हैदराबाद, निज़ाम्स, मैसूर, ट्रेवनकोर,
गोवा, गोवा में खासकर पुर्तगीज का यहाँ पे बोलबाला था। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे, असम और ये सारे के सारे अगर आप एरिया देख रहे हैं, तो या ये कौन से थे, ये थे प्रिंसली स्टेट्स, जहाँ पे रजवाड़ों का शासन था, राजा लोग जो थे वो शासन करते थे यहाँ पे। ठीक है, बाकी की चीज़ें आप अगर देखते हैं, बाकी का जो एरिया है उस पर डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल था। पंजाब हो गया आपका, ठीक है, सिंध हो गया आपका, यूनाइटेड प्रोविंस आज का उत्तर प्रदेश है। यूनाइटेड प्रोविंस क्या है आपका, आज का उत्तर प्रदेश है। ठीक है, इसी तरीके से अवध जिसको बंगाल आपका। ठीक है, इसके साथ साथ आपका सेंट्रल प्रोविंसेस, फिर आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी। तो तीन बेसिकली प्रेसिडेंसीज भी थी उसके अंदर, बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। तो बंगाल अभी आप देखोगे, बंगाल बहुत बड़ा उस टाइम पे प्रेसिडेंसी हुआ करता था। आज का झारखंड, आज का बिहार, आज का उड़ीसा, पूरा बांग्लादेश, ठीक है, ये पूरा का पूरा, और वेस्ट बंगाल भी है, ये सारा का सारा एरिया उस टाइम पे अगर आप देखोगे तो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर में आता था। मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ये सारा का सारा एरिया उसके अंदर आता था। तो ये बेसिकली 1860 का एक मैंने बताया आपको कि किस तरीके था उस टाइम पे। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद आता है प्री पार्टीशन मैप ऑफ इंडिया। अच्छा, 1947, अभी मैंने एक मैप आपको कौन सा दिखाया 1860 का, एक मैप में आपको कौन सा दिखा रहा हूँ 1947 में इंडिया के पार्टीशन से पहले का एक मैप है। अब आप देखें यहाँ पे सिचुएशन कैसे चेंज हुई है। यहाँ पे अब यहाँ पे ये प्रिंसली स्टेट्स हैं, ये ब्रिटिश इंडिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैसे यहाँ पे प्रिंसली स्टेट आपका पूरा जम्मू एंड कश्मीर आप देखेंगे, ये पूरा का पूरा प्रिंसली स्टेट था। बाद में आपको पता ही है कि किस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर का इंटीग्रेशन हुआ इंडिया के अंदर, और आज भी ये विवाद का मुद्दा बना हुआ है। बलूचिस्तान आप देख रहे हैं, बलूचिस्तान स्टेट, ये भी प्रिंसली स्टेट था। आज भी मतलब पाकिस्तान के अंदर होने के बावजूद भी ये डिस्टेबलाइज ही अभी तक स्टेबलाइज नहीं हो पाया है। ठीक है, पंजाब आप देखेंगे, ये भी प्रिंसली स्टेट था। ये पूरा राजस्थान का पूरा जो एरिया आप देखेंगे, राजपूताना जिसको बोलते हैं, जिसमें अजमेर, मारवाड़ा पूरा का पूरा आता है। राजस्थान का जो सेंट्रल पार्ट है पूरा वो वाला, गुजरात अगर आप देखेंगे, ये पूरा का पूरा प्रिंसली स्टेट था। ठीक है, इसी तरीके से हैदराबाद में आपको पता ही है निज़ामों का शासन था। महाराष्ट्र, मैसूर जो आज का कर्नाटका है, ठीक है, ये आपका केरला आज का। और इधर ईस्टर्न इंडिया की तरफ अगर आ जाते हैं आप, तो नॉर्थ ईस्ट में भी सिक्किम हो गया, मणिपुर हो गया। अभी इंटीग्रेशन ऑफ मणिपुर कैसे हुआ था इंडिया में, ये सारा का सारा मैं आगे कवर करूँगा किस तरीके से। तो एक आप मैप देखिए, ज़्यादातर जो हिस्सा था वो प्रिंसली स्टेट था, और बाकी के जो हिस्से थे वो डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो रूल करती थी। जैसे ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हो गया आपका। ठीक है, इधर अगर आगे जाएंगे तो इधर करते आप अफगानिस्तान निकल जाएंगे। ठीक है, पंजाब हो गया, सिंध हो गया आपका, यूनाइटेड प्रोविंस यूपी, असम, बिहार, ठीक है, बंगाल, उड़ीसा, सेंट्रल प्रोविंस। तो बिहार ही अलग क्यों हो गया, क्योंकि इसका डिवीज़न हो गया था बंगाल से बाद में। ठीक है, मद्रास आप देखिए, तो आप देखेंगे मोर और लेस कि ब्रिटिशर्स जो थे वो डायरेक्टली रूल करते थे कुछ एरियाज पे, और बाकी जो एरियाज थे वहां पे रूल किसका था, वहां पे जो रूल था वो था प्रिंसली स्टेट्स का, राजे रजवाड़ों का रूल हुआ करता था। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से 100 ईयर में किस तरीके से चेंज हुआ है इंडिया का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था। ठीक है, अब एक जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ प्रेसिडेंसीज थी, कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे, ये सारी चीज़ें थी। अब जो आर्काइव्स ऑफ 3 प्रेसिडेंसीज थी, 3 प्रेसिडेंसीज मैंने आपको बताई कौन कौन सी थी भाई, 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास एंड दिस इज बॉम्बे। ये 3 प्रेसिडेंसीज थी। तो इन 3 प्रेसिडेंसीज के आर्काइव से भी आपको बहुत कुछ पता चलेगा। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए दोस्तों, जो बंगाल प्रेसिडेंसी है उसके सारे के सारे रिकॉर्ड्स जो है हमको कहाँ पे मिलते हैं, उसके रिकॉर्ड हमें मिलते हैं आपको फोर्ट विलियम अगर आप जाएंगे कलकत्ता में, तो वहाँ से अगर आप रिकॉर्ड्स देखते हैं, अगर वहाँ आप रिकॉर्ड देखेंगे तो इंडिया की जो ईस्ट पोर्शन है इंडिया का, वहाँ की सारी हिस्ट्री आपको फोर्ट विलियम से मिल जाएगी, वहाँ के आर्काइव से। ठीक है, दूसरा अगर आप मद्रास प्रेसिडेंसी को देखेंगे, मद्रास कहाँ पे आ गया, साउथ में आपका, तो मद्रास में साउथ में फोर्ट सेंट जॉर्ज है जो कि हिस्ट्री ऑफ साउथ आपको बताएगा पूरा, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो है वो हिस्ट्री ऑफ पूरा वेस्ट बताएगा।
बॉम्बे प्रेसिडेंसी का जो रिकॉर्ड्स है आर्काइव का, वहाँ का जो सेक्रेटेरिएट है मुंबई में, वहाँ पे सारा ये रखा हुआ है और वहाँ से आपको पता चलेगा। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं दोस्तों कि क्या है, आप देखिए ये 3 प्रेसिडेंसीज थी, पर इन 3 प्रेसिडेंसीज के जो आर्काइव्स है वो बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं हमको इंडिया की हिस्ट्री को जानने के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया इंडियन रिकॉर्ड्स। अच्छा, दूसरा जो अदर यूरोपियन पावर्स थी, कौन सी, अदर देन ब्रिटिश, जो इंडिया में आई थी ट्रेड करने के लिए, ठीक है, वो कौन कौन से थे, जिनको जिनको जिनके रिकॉर्ड से हमको पता लगा बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो आपको पता है कौन कौन से, याद कर लो इस चीज़ को कि कौन कौन से आए थे ब्रिटिशर्स के अलावा। एक थे पुर्तगीज, तो इनका शासन कहाँ था, गोवा में, वहाँ से बहुत रिकॉर्ड। ये गोवा तो आप अगर अभी पढ़ेंगे हम आगे इसकी हिस्ट्री को, हमारे देश की आज़ादी के बाद ये इंटीग्रेट हुआ है इंडिया के अंदर आके। ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, आगे मैं बताऊंगा। तो इनके रिकॉर्ड से हमको पता लगता है डच। तो वर्ल्ड के मैप पे आपको एक मैं होमवर्क दे रहा हूँ, पुर्तगीज, डच और फ्रेंच कहाँ कहाँ है आपको देखना है। ठीक है, कोचीन, मालाबार, यहाँ पे इनका, इसके बारे में डिटेल्ड अकाउंट इन्होंने दिया है यहाँ पे। फ्रेंच जो थे चंद्रनगोर और पुडुचेरी। पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है ये आपको बताना है, कमेंट करके बताओ मेरे को, देखता हूँ मैं किस किस को पता है। ठीक है, कि पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी कौन है, बहुत कन्फ्लिक्ट रहा है वहाँ पे, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं और जो वहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनके बीच में बहुत कन्फ्लिक्ट चलता रहा है। तो मैं देखता हूँ किस किस को पता है कि पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, बहुत ही रिनाउंड लेडी हैं। ठीक है, तो आई विल वेट कि आप लोग इसका जवाब देंगे कमेंट में। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ तो यूरोपियन पावर्स के रिकॉर्ड्स तो हमको मिल ही गए, इसके साथ साथ हमको और कहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, जुडिशियल रिकॉर्ड्स। जुडिशियल रिकॉर्ड्स मतलब, अब जैसे मेरे को पता है, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल जो है, और वहाँ पे हाई कोर्ट ऑफ बंगाल एस्टेब्लिश हुआ था, और उसके एस्टेब्लिश होने के बाद वहाँ पे जितने भी जजमेंट पास हुए हैं तो उनका एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है वहाँ पे। तो उस रिकॉर्ड से भी आपको इंडियन हिस्ट्री के बारे में वैल्यूएबल नॉलेज मिलती है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ से आपको नॉलेज मिल गई। ठीक है, आपको नॉलेज मिलती है कहाँ से, पहला मिला आपको जो प्रेसिडेंसीज हैं वहाँ से मिला आपको, और जो यूरोपियन पावर्स के आर्काइव से वहाँ से मिला। हाँ जी, आशीष रंजन ने किरण बेदी लिखा आंसर, ठीक है। प्रतिमा सिंह ने किरण बेदी लिखा, ये भी आंसर एब्सोल्युटली ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गाजली अंसारी बोलती है हेलो भैया, ग्लैड टू सी यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म, थैंक यू वेरी मच। अपने और फ्रेंड्स को भी यहाँ पे जोड़ो, औरों को भी यहाँ पे लेके आओ। मैं आपका जनरल स्टडीज़ का जितना भी पोर्शन है लगभग वो मैं सारा ख़त्म करूँगा यहाँ पे। रोशन कुमार जी बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग सर आपको भी जी, बिल्कुल आपका भी गुजरात है, हमारा भी गुजरात है। प्रियांशु जायसवाल कहते हैं हेलो गुप्तेश्वर भाई, प्रियांशु हेलो भाई, ग्लैड टू सी यू हियर। विशाल चौहान जी कहते हैं आप डेली आते हैं इस चैनल पे, जी बिल्कुल मैं डेली ही आऊँगा, मैं डेली लाइव क्लासेस लूँगा इस चैनल पे। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने सारे दोस्तों को यहाँ पे लेके आइए। एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, जहाँ पे मैं, आप ये मान के चलिए कि कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं आप, तो वहाँ पे जनरल स्टडीज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, और मैं आपको यहाँ पे जनरल स्टडीज़ का लगभग पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, प्रीति यादव ने कहा है गुड मॉर्निंग भैया, पूजा अग्निहोत्री हेलो, आदित्य भैया हेलो, मुकेश बेहरा गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, हाय मुरली बेहरा, हैप्पी गणेश चतुर्थी, हैप्पी गणेश चतुर्थी, यादव नरासी गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग है मेरे दोस्तों। और मैं सब आप सबसे जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो भी मैं क्लियर करूँ, और आपका जनरल स्टडीज़ का जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैं इसको कवर कर सकूँ यहाँ पे। ठीक है, किरण बेदी एज दे मैंशनड अबाउट, यस सही है। गाजली अंसारी, शुभम शर्मा ने कहा है एक्सीलेंट गुप्तेश्वर भाई, थैंक यू शुभम भाई। कमल कुमार हेलो हेलो, राजीव रंजन जी गुड मॉर्निंग सर। तो सर चलिए अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि यहाँ पे आगे का क्या है। चलो तो दोस्तों, हमने पता लगा लिया कि भाई इंडिया की जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो बेसिकली उसकी जो नॉलेज हमको मिलती है वो कहाँ कहाँ से मिलती है। तो एक रिमाइंड करा देता हूँ मैं आपको, हमें कहाँ से नॉलेज मिलती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से हमको पता लगती है। दूसरा, जितने भी जो स्टेट प्रेसिडेंसीज थी, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, वहाँ से हमको उनके रिकॉर्ड से हमको पता लगती है।
तीसरा, बहुत सारे जो ट्रैवलर्स थे, जो सर्वेयर्स थे, उनके अकाउंट से हमको पता लगता है। ठीक है। चौथा, बहुत सारे जो न्यूज़पेपर थे और जर्नल्स जो पब्लिश हुए थे उस टाइम पे, उनके रिकॉर्ड से हमको पता लगता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसके साथ साथ ना बहुत सारे अदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी है, जैसे प्राइवेट आर्काइव्स होते थे। आपको पता है इंडियन कांग्रेस, जो इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी थी उस टाइम पे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उनका खुद का प्राइवेट आर्काइव था, और जितना भी उन्होंने आंदोलन किया, बाकी की जितनी चीज़ें की, उसका एक बहुत ही सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन उनके आर्काइव्स में है। जो आपके न्यूज़पेपर है, बहुत बड़े बड़े न्यूज़पेपर हुआ करते थे, द हिंदू भी उनमें से एक है जो आज बहुत ही ज़्यादा वेल एस्टेब्लिश है, ये भी उस टाइम पे डेवलप हुआ था। और अच्छा, पहले के न्यूज़पेपर क्या होते थे? पहले के न्यूज़पेपर तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में ही, उनकी अच्छाइयों के बारे में बताते थे, पर बाद में नेशनलिस्टिक अप्रोच आई तो क्रिटिसाइज करने लगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में, उनकी कमियों के बारे में बताने लगे, इंडिया की अच्छाइयों के बारे में बताने लगे, तो ये बाकी सारी चीज़ें भी वहाँ पे निकल के आई थी बाद में। तो यहाँ से हमको एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिलता है। ठीक है। ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमको मिलता है कि भाई किस तरीके से इंडियन सोसाइटी थी, इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ जो आती है वो आती है अप्रोच की। ठीक है। अप्रोच की जो आती है कि भाई जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हमको बताई गई है, उसको बताने के पीछे क्या तर्क दिया गया है, मतलब किसने किस तरीके से इस चीज़ को देखा है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को लोगों ने किस तरीके से हमको बताया है, उसके बताने के पीछे की जो सोच थी, क्या क्या सोच थी। ठीक है। और क्या जस्टिफिकेशन दिया है, क्या क्या अप्रोचेस थी वहाँ पे। तो आइए मोर और लेस हम देखते हैं कि क्या क्या अप्रोच है। तो सबसे पहला जो अप्रोच था वो था हमारा कॉलोनियल अप्रोच। ठीक है। कॉलोनियल अप्रोच जैसे तो आपको पता ही है, अगर कॉलोनियल अप्रोच की बात करें तो जो हमारे कॉलोनियल मास्टर्स थे, इस केस के अंदर कौन थे? इस केस के अंदर जो हमारे कॉलोनियल मास्टर थे वो थे ब्रिटिशर्स। ठीक है। ब्रिटिशर्स थे, और या फिर ब्रिटिशर्स के साथ साथ जितने भी यूरोपियन पावर्स थी जो इंडिया में आई थी, तो इनका जो अप्रोच है, इन्होंने किस तरीके से इंडियन हिस्ट्री को बताया, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्यों, मतलब चालू क्यों किया बताना, तो प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग अबाउट द कॉलोनियल कंट्रीज बाय द कॉलोनियल ऑफिशियल्स वाज रिलेटेड टू द डिजायर फॉर डोमिनेशन एंड जस्टिफिकेशन ऑफ द कॉलोनियल रूल। अब इनका इसके पीछे का पर्सपेक्टिव क्या था? इसका जो पर्सपेक्टिव था इन लोगों का, वो था कि ये डोमिनेट करना चाहते थे, जहाँ जिस जिस भी कंट्री को ये अपनी कॉलोनी बना लेते थे, ये वहाँ पे जाके डोमिनेट करना चाहते थे, और ये जस्टिफिकेशन देते थे अपने रूल के लिए। ये कहते थे कि हम जो रूल कर रहे हैं आपके ऊपर आके, उसके पीछे वजह है, उसके पीछे जस्टिफिकेशन है। ठीक है। दूसरा, इन हिस्टोरिकल वर्क देयर वाज क्रिटिसिज्म ऑफ इंडिजीनियस सोसाइटी। जो इन्होंने किताबें लिखी और जो भी चीज़ें ये बताते थे, इंडिया की जो सोसाइटी थी, जो इंडिजीनियस सोसाइटी थी, उसको क्रिटिसाइज करते थे। ये कहते थे बेकार है ये बहुत। ठीक है। इंडियन कल्चर को डिग्रेडेड बता देते थे, कहते कोई कल्चर ही नहीं है, बेकार है, बारबेरिक है यहाँ के लोग तो। ठीक है। साइमल्टेनियसली अगर देखा जाए, देयर वाज प्रेज फॉर द वेस्टर्न कल्चर। कहते थे कि वेस्टर्न कल्चर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वेस्टर्न वैल्यूज़ जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, और ग्लोरिफिकेशन किया जाता था किसका? उन इंडिविजुअल्स का जो कि कॉलोनियल एम्पायर्स को खड़ा करते थे। तो दोस्तों, मेरा आपसे प्रश्न है, मेरा आपसे क्वेश्चन है, आई हैव अ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। आप बताइए कि जो इन्होंने कहा है कि जो इंडिजिनियस सोसाइटी है इंडिया की, जो थी उस टाइम पे, वो बहुत ही ज़्यादा डिग्रेडेड थी, कल्चर डिग्रेडेड था इंडिया का, और वेस्टर्न कल्चर बहुत अच्छा था और वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छी थी। आपको क्या लगता है, व्हाट यू थिंक अबाउट दैट? आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख कर बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्या इनकी जो सोच थी, जो कॉलोनियल अप्रोच था, क्या वो सही था, क्या वो अपने असेसमेंट में ठीक थे इंडिया के बारे में। सो आई वांट कि आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं आपका क्या मानना है। ठीक है। अच्छा, ये जो कहानियाँ लिखी हैं, ये किन लोगों ने कहानियाँ लिखी हैं? ये वाली बहुत बहुत ग्रेट हिस्टोरियंस हुए उस टाइम पे। एक जो हुए ग्रेट हिस्टोरियन, जेम्स मिल। ठीक है। मॉन्स्टुअर्ट एल्फिंस्टन। एल्फिंस्टन, आप मुंबई में जाएंगे तो एल्फिंस्टन एक रोड का ही नाम रखा हुआ है वहाँ पे। और जेम्स मिल तो आपको, अगर पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ते हैं तो बहुत बड़े पॉलिटिकल थिंकर रहे हैं ये। और विंसेंट स्मिथ। ठीक है। विंसेंट स्मिथ, ये सारे के सारे जो लोग हैं, इन्होंने कॉलोनियल अप्रोच को बताया, और इन्होंने बताया कि भाई क्यों ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, क्यों कॉलोनियल मास्टर्स जो हैं, दे आर गुड एंड बाकी सब बैड। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं व्हाट वाज देयर ओपिनियन अबाउट इंडिया। अब ये जो ब्रिटिशर्स थे, जो कॉलोनियल मास्टर्स थे,
इनका क्या ओपिनियन था इंडिया के बारे में। तो इनका जो था वो ओरिएंटलिस्ट रिप्रेजेंटेशन था इंडिया के बारे में। ओरिएंटलिस्ट रिप्रेजेंटेशन का मतलब, ओरिएंटलिस्ट कौन क्या होते हैं पहले ये समझ लो। तो जितने भी लोग जो वेस्ट से आते थे, स्पेसिफिकली यूरोप से आते थे, और वो ईस्ट की हिस्ट्री बताते थे, उनका जो नज़रिया था ना, उस नज़रिए को ओरिएंटलिस्ट नज़रिया कहा जाता है। वो जो नज़रिया था वो ओरिएंटलिस्ट था, ठीक है। और इन्होंने जिस नज़रिए से इंडिया को रिप्रेजेंट किया, इंडिया के बारे में बताया, उस नज़रिए को बोला जाता है ये। अच्छा, द ओपिनियन दैट द ब्रिटिश ब्रॉट यूनिटी। अच्छा, ये इनका ओपिनियन क्या था इंडिया के बारे में? इनका ओपिनियन ये था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया के अंदर यूनिटी लेकर आए थे। जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया के अंदर क्या लेके आए थे? यूनिटी लेके आए थे। उनका मानना था कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया वाज नॉट यूनाइटेड, ठीक है, इट वाज डिवाइडेड। डिवाइडेड, पॉलिटिकली यूनाइटेड नहीं था। अच्छा, इनका जो ये असेसमेंट है ये कितना सही है, मैं चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में आप भी लिखें, क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो इट वाज डिवाइडेड इन प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड था ये, ठीक है। बाद में इन्होंने प्रेसिडेंसीज बनाई, ठीक है। तो अगर क्या ये इनका असेसमेंट सही है कि इंडिया डिवाइडेड था उस टाइम पे और इन्होंने इंडिया में यूनिटी लेके आई? आप कमेंट बॉक्स में बताइए ये। दूसरा, जो इनका नोशन था ऑफ सोशल डार्विनिज्म, ठीक है। अब सोशल डार्विनिज्म का इनका नोशन का मतलब क्या है? जो ब्रिटिशर्स थे, जो इंग्लिश थे, वो अपने आप को सुपीरियर बोलते थे। वो कहते थे कि वी आर सुपीरियर, और जो यहाँ के नेटिव्स है, हम लोग फिट है बिल्कुल उनके ऊपर रूल करने के लिए। ये इनका असेसमेंट था, ठीक है। तीसरी चीज़ यह है, इंडिया को कैसे देखा जाता था? इंडिया वॉज व्यूड एज ए स्टेगनेंट सोसाइटी। इंडिया को देखा जाता था कि ये एक स्टेगनेंट सोसाइटी है। स्टेगनेंट सोसाइटी का मतलब रुकी हुई सोसाइटी है। यहाँ के लोगों की जो सोच है वो मॉडर्न नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा लिबरल नहीं है, वो साइंटिफिक नहीं है, ऐसा इनका मानना था। तो आशीष रंजन कह रहे हैं कि पर्सनली आई डिसएग्री, ब्रिटिशर्स अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए ऐसा करते थे। इंडिया वॉज डिवाइडेड फॉर श्योर। गाजली अंसारी ने कहा है, दो देयर वर सम superstitions regarding some issue in India, I don't believe that our culture and society was not well enough. They proposed this theory just to justify their rule. ठीक है, मैं अभी मैं जब सम करूंगा, मैं बताऊंगा इसको, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या वो अपने असेसमेंट में सही थे या गलत थे, ठीक है। अच्छा, उनका क्या कहना था कि इंडियन सोसाइटी जो है वो बहुत ही स्टेगनेंट सोसाइटी है, ठीक है। और क्योंकि स्टेगनेंट है, डिकेडेंट है, फ्यूडल है एक कैरेक्टर में, तो इनको एक गाइडेंस चाहिए होगी। इनको आगे बढ़ने, खुद से आगे नहीं बढ़ सकते, इनको आगे बढ़ने के लिए गाइडेंस चाहिए होगी। कोई ना कोई इनको रास्ता दिखाएगा तभी आगे बढ़ सकते हैं। और इसका नाम दिया उन्होंने द वाइट मैन्स बर्डन, कि भैया गोरे लोगों का बर्डन है, गोरे लोगों की जिम्मेवारी है कि जितने भी ब्लैक लोग हैं, जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री वाले लोग हैं, उनको आगे यही बढ़ाएंगे, यही बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इनका एक और व्यू जो क्या था वो था एस्टेब्लिशिंग पैक्स ब्रिटेनिका। ये जो वर्ड है नोट कर लो आप, पैक्स ब्रिटेनिका टू ब्रिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड पीस टू बिकरिंग सोसाइटी। इनका ऐसा मानना था कि इनको छोड़ के बाकी की जितनी भी सोसाइटीज़ है वो बहुत ही बिकरिंग सोसाइटीज़ है। मतलब हम एक तरीके से मानो तो ट्राइबल किस्म के लोग हैं, आपस में लड़ते झगड़ते हैं, मार काट करते हैं, सिविलाइजेशन है ही नहीं। और अंग्रेजों को भगवान ने ये जिम्मेवारी दी है कि जाके वहाँ पे सब कुछ ठीक करो आप। क्यों? क्योंकि स्किन कलर आपका वाइट है, ठीक है। दिस इज वाइट मैन्स बर्डन। तो प्रीति यादव ने लिखा है कि इंडिया वॉज डिवाइडेड इन प्रिंसली स्टेट्स एंड कहीं ना कहीं वो सच बोलते थे, बट दे डोंट वर्क फॉर यूनिटी। ओके, तो चलो मैं एक सम आपको करता हूँ कि वो ये जो इनकी सोच थी उसमें किस हद तक ये सही थे, किस हद तक ये गलत थे, ठीक है। तो उनका जो ओपिनियन था कि जो ब्रिटिश ब्रॉट यूनिटी टू इंडिया, ये मोर और लेस सही है, ठीक है। कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले अगर आप देखा जाए, वैसे इंडिया का आप देखें तो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन जो था दिल्ली सल्तनत के टाइम पे और मुगल रूल के टाइम पे भी इंडिया का यूनिफिकेशन था। ऐसा नहीं था कि इंडिया जो था बहुत ही ज़्यादा डिवाइडेड था। उस टाइम पे अगर आप देखोगे तुगलक के टाइम पे मोर और लेस पूरा का पूरा जो इंडिया था वो रूल कर रहा था। औरंगजेब के टाइम पे भी मोर और लेस आप अगर देखोगे तो वो इंडिया पे रूल कर रहा था। तो देयर वर पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, ऐसा नहीं है कि नहीं। बट जो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, वो सिमेट्रिक गवर्नेंस लेके आए इंडिया के अंदर। तो एक तरीके से अगर उनका ये नोशन है कि इंडिया की यूनिटी की, तो कुछ हद तक सही है,
ठीक है। जो ये दूसरा ये जो कह रहे हैं कि यहाँ के नेटिव्स जो थे वो बहुत ही डिग्रेडेड थे और हम जो रूल कर रहे हैं उनके ऊपर ये सही था, ये बिल्कुल ही गलत नोशन है। ठीक है। अगर आप इंडियन कल्चर को देखें बाद में कि जो नेशनलिस्टिक राइटर आए जिन्होंने जो लिखा, आप इंडियन कल्चर के बारे में देखेंगे तो इंडियंस जो था, इंडियन जो कल्चर है वो बहुत सुपीरियर है एज कंपेयर टू ब्रिटिश कल्चर। ठीक है। अगर सुपीरियर ना भी माने तो बराबरी का है, उससे कम नहीं है। अच्छा, क्योंकि अंग्रेज यहाँ पे शासन कर रहे थे तो उनको अपने को अच्छा बताना पड़ेगा और यहाँ के लोगों को खराब बताना पड़ेगा टू जस्टिफाई देयर रूल, तभी तो वो चल पाएंगे। अगर नहीं बताएंगे तो वो जस्टिफिकेशन कैसे दे पाएंगे कि हमारा रूल अच्छा है। ठीक है। अच्छा, एक जो ये इन्होंने पैक्स ब्रिटेनिका वाला जो इनका कंसेप्ट है बिल्कुल कि लॉ एंड ऑर्डर लेके आना या कि सोसाइटी डिग्रेडेड है एंड एवरीथिंग, तो मैं नहीं मानता कि इसमें कोई जस्टिफिकेशन है। ब्रिटिशर्स का खुद का इकोनॉमिक इंटरेस्ट था जिसकी वजह से वो इंडिया में आए थे, वो या फिर ये अफ्रीका या फिर पूरा का पूरा जो एशिया है यहाँ पे जो ये आए थे उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण था उनका खुद का इकोनॉमिक इंटरेस्ट था। वो उनके जो खुद के जो नेशन था वहाँ पे मार्केट जो थी वो सिकुड़ती जा रही थी और बाहर उनको रॉ मटेरियल और मार्केट चाहिए थी अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ था उनके यहाँ पे। तो मोर जो एक जो स्पेसिफिक वजह थी वो था उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जिस वजह से वो इंडिया आए थे। वो किसी को सुधारने उधारने नहीं आए थे। ठीक है। तो ये है। इसके बाद देखते हैं आपका, अब आता है दूसरा जो पर्सपेक्टिव है, जो अप्रोच है कि बाकी के अप्रोचेज में, वो है नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी। कि जो नेशनलिस्टिक लीडर्स थे उन्होंने किस तरीके से बताया इंडिया की जो इंडियन हिस्ट्री है वो किस तरीके से बनी है। तो आइए देखते हैं। इट टेंडेड टू कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ नेशनल फीलिंग एंड टू यूनिफाई पीपल इन द फेस ऑफ रिलीजियस, कास्ट एंड लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस और क्लास डिफरेंशिएशन। तो दोस्तों आपको पता ही है कि जो अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, जिसमें आपको बताऊंगा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्केल में इंडिया का जो सोसाइटी रही है वो किस तरीके से डिवाइडेड रही है। तो आपको पता ही है, रिलीजियस लाइन पे हम डिवाइडेड हैं, कास्ट लाइन पे हम डिवाइडेड हैं, लिंग्विस्टिक लाइन पे हम डिवाइडेड हैं। तो इंडिया में बहुत सारा डिफरेंशिएशन था। ठीक है। तो जो नेशनलिस्टिक जो अप्रोच थी, जिनकी जो राइटर्स थे वो लिखते थे, वो क्या करते थे, वो नेशनल फीलिंग लेके आते थे लोगों के अंदर। वो कहते थे कि वी आर एज अ नेशन वन, हम एक हैं। ठीक है। और जो भी लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस हैं, क्लास डिफरेंशिएशन है, वो उसको खत्म करने की कोशिश करते थे, लोगों को यूनिफाई करने की कोशिश करते थे। ठीक है। अच्छा, ये अप्रोच क्यों आई? ये अप्रोच आई ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स तो सब कुछ गलत ही बता रहे हैं हमारे बारे में। ब्रिटिशर्स ने कुछ भी अच्छा नहीं बताया इंडिया के बारे में। कह रहे हैं यहाँ के लोग बेकार है, यहाँ के लोगों की सोच बेकार है, यहाँ का कल्चर बेकार है, यहाँ का एजुकेशन बेकार है, मतलब हर चीज़ उन्होंने बेकार बता दी। अब क्योंकि उन्होंने बेकार बता दी, हिस्ट्री भी उन्होंने लिख दी पहले तो उन्हीं की हिस्ट्री मान ली सबने। बाद में जब यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स पढ़ लिख के आए यहाँ पे, उन्होंने खुद से उन्होंने जांच पड़ताल की और खुद की जब हिस्ट्री लिखी तब पता लगा कि नहीं भैया, जो ये कह रहे हैं ना वो गलत है। ठीक है। इसके जो प्रोमिनेंट जो एडवोकेट्स थे वो कौन कौन से थे? दादा भाई नेहरू, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, एम जी रानाडे और आर जी प्रधान। इन लोगों ने नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी दी, अप्रोच दिया। तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप मेरे को कमेंट लिख के बताइए कि किस हद तक ये अप्रोच कामयाब रही है अपने आप को प्रिजर्व करने में, अपने आप को बताने में। क्या आज की डेट में 1947 में आज़ाद होने के बाद क्या आज भी हम रिलीजियस, कास्ट, लिंग्विस्टिक इस बेस पे एकजुट है या अभी भी डिफरेंशिएटेड है? कमेंट बॉक्स में आप बताइए मेरे को। मैं ठीक है। चलिए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं आपको नेशनलिस्टिक अप्रोच हो गया आपका। तो नेशनलिस्टिक अप्रोच बेसिकली अगर आप देखेंगे ना, क्योंकि देश में रेवोल्यूशन चल रहा था, आज़ादी की मांग चल रही थी, तो लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना लेके आनी थी, इस वजह से ये लेके आया गया अप्रोच। आज की डेट में भी देख लीजिए आप, अभी पूरे वर्ल्ड में जो एक जो सिस्टम चल रहा है, जो अप्रोच चल रही है, वो चल रही है नेशनलिज्म की। आप अमेरिका को देख लीजिए, आप टर्की को देख लीजिए। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट कर रखा है। टर्की में आर्डोगन जो है वो इस्लामिक वर्ल्ड की बात कर रहा है। ठीक है। पाकिस्तान को आप देख लीजिए, सऊदी अरेबिया को देख लीजिए, इसराइल को देख लीजिए, इंडिया को देख लीजिए। आज की डेट के अंदर नेशनलिस्टिक अप्रोच जो है वो बहुत ज़्यादा आज की डेट में उभर के आ रहा है 21st सेंचुरी में। ठीक है। तो नेशनलिस्टिक अप्रोच के बाद दोस्तों अब जो आता है
तो विमल मीना जी कह रहे हैं राम राम सर जी, राम राम विमल जी। ठीक है, अब आता है एक अप्रोच जो है वो मार्क्सिस्ट अप्रोच है। तो दोस्तों मार्क्सिस्ट अप्रोच क्या है? तो जो पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री पढ़ते हैं मार्क्स के बारे में तो उनको पता ही होगा, कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स के बारे में आपको पता होगा। अब दो बुक्स लिखी गई हैं इसमें, क्लासिकल बुक्स लिखी गई हैं दो। एक लिखी गई है रजनी पालमे दत्त के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, इंडिया टुडे, और दूसरी लिखी गई है ए आर देसाई ने लिखी है, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ये दो बुक है ना। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है। सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म का मतलब क्या है कि भैया राष्ट्रवाद तो आ गया है इंडिया के अंदर, पर जो लड़ रहे हैं देश की आज़ादी के लिए उनका सोशल बैकग्राउंड क्या है, समाज में उनकी स्थिति है क्या। ठीक है, ये चीज़ है। आशीष रंजन ने क्या कहा है, टफ क्वेश्चन, नेशन के नाम पे एक ही बट जब कम्युनिटी, कास्ट, लैंग्वेज, कल्चर अभी भी काफ़ी डिफरेंसेस है, स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, नेशनलिस्टिक अप्रोच इज सो रिलेवेंट इन टुडे टाइम टू, गाजली अंसारी ने कहा। अच्छा जी, चलिए ठीक है। अब आते हैं जो मार्क्सिस्ट जो हिस्टोरियंस थे उनका जो मेन एम था वो क्या था। दे सी द प्राइमरी कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन इंटरेस्ट ऑफ कॉलोनियल मास्टर्स एंड द सब्जेक्ट पीपल। उन्होंने साफ साफ बता दिया कि जो कॉलोनियल मास्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट और जो यहाँ के सब्जेक्ट पीपल है जिसके ऊपर वो रूल कर रहे हैं उनका इंटरेस्ट दोनों डिफरेंट है बिल्कुल। कैसे? उसने कह दिया कि जो कॉलोनियल मास्टर्स हैं वो पैसा एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे आए, ठीक है, इकोनॉमी बना रहे हैं अपनी, और जो यहाँ के सब्जेक्ट हैं वो तो खुद गरीबी में और मतलब सारे से सारे सुपरस्टिशंस, बिलीव, सोशल बैकवर्डनेस यहाँ पे जकड़े हुए हैं। दोनों का इंटरेस्ट ही अलग है, एक्सप्लॉइट ही वही कर रहे हैं, जो कॉलोनियल मास्टर से वही एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और बाद में कह रहे हैं कि हम ही सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तीसरा जो है, दे टेक फुल नोट ऑफ इनर कॉन्ट्राडिक्शंस बिटवीन द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पीपल ऑफ द इंडियन सोसाइटी। अब आप देखिए आज भी इंडिया की सोसाइटीज़ हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, उनके बीच में इनर कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। आप देख लीजिए कि अगर आप पूरे आप इंडियन सोसाइटी को अगर पढ़ेंगे और देखेंगे तो सबका अपना अपना इंटरेस्ट अलग है, सबके अपने 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 वैल्यू सिस्टम अलग है। तो वो इस चीज़ को देख रहे हैं। जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस थे उनका ये मानना था कि इनर कॉन्ट्राडिक्शन है, डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन सोसाइटी, बहुत ज़्यादा इनर कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है। अच्छा, गाजली ने क्या कहा है कि मार्क्सिस्ट अप्रोच सेज दैट होल सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू टू क्लास, कैपिटलिस्ट एंड वर्कर क्लास। मोर और लेस वो यही चीज़ कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई हम बेशक हिस्ट्री लिख रहे हैं, बेशक हम चीज़ों को देख रहे हैं, पर हम अंग्रेजों से तो बाद में लड़ेंगे, पहले जो हमारा क्लास कन्फ्लिक्ट है, जो हमारे बीच के डिफरेंसेस हैं, एक हमारे बीच में भी, इंडियंस के बीच में भी एक रूलिंग क्लास है ब्रिटिश। अब जैसे आप देखेंगे प्रिंसली स्टेट्स के जो राजा रजवाड़े थे वो रूलिंग ही क्लास थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो हायर ऑफिशियल्स थे, जो बड़ी नौकरियों पे थे, वो कौन थे? सारे के सारे वो सारे के सारे लोग भी रूलिंग क्लास में आते थे, सारे के सारे। तो उनका जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है उनका भी यही कहना था कि भैया आप अंग्रेजों से लड़ लो, आप हिस्ट्री लिख लो, बट पहले जो क्लास कॉन्ट्राडिक्शन है, जो क्लास डिवीजन है, पहले उसको तो जान लो, आप उसके बारे में तो पता कर लो। दे सी द एंटी इंपीरियलिस्ट स्ट्रगल एज स्ट्रक्चर्ड बुर्जुआ मूवमेंट। उनका ऐसा मानना था कि अंग्रेजों के खिलाफ जो स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, वो बुर्जुआ मूवमेंट है, कैपिटलिस्ट क्लास का, मिडिल क्लास का, जो जो पैसे वाला जो वर्ग है उनका मूवमेंट है। क्यों क्यों है अभी बताएंगे आपको आगे क्यों है। उनका ये मानना था कि ये सब करके वो खुद सत्ता में आना चाहते हैं, ठीक है। उनका ये मानना था कि ये ब्रिटिशर्स को हटा देंगे और बाद में खुद सत्ता में आ जाएंगे, तो जो ब्रिटिशर्स कर रहे हैं बाद में ये भी वही काम करेंगे। तो आप इनके अप्रोच से कितना सहमत है, आप इस चीज़ को कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है वो कितना रिलेवेंट लगता है आपको, ठीक है, और आज की डेट में ये कितना रिलेवेंट है, उस टाइम पे कितना रिलेवेंट था और आज की डेट में कितना रिलेवेंट आपको लगता है, ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे मार्क्सिस्ट अप्रोच के बारे में, ठीक है। अच्छा, अब आता है सब आल्टर्न अप्रोच। सब आल्टर्न अप्रोच का मतलब क्या हो गया भाई? जितने भी पिछड़े लोग रह गए, जिनको सत्ता में कभी भागीदारी नहीं मिली, जो हमेशा से हर इकोनॉमिक स्पेयर में, सोशल स्पेयर में, इन एवरी एस्पेक्ट वो पीछे ही रह गए, ठीक है, ये उनका अप्रोच है। तो क्या बोला गया 1980 में, 1980 के आसपास, अंडर द एडिटरशिप ऑफ रानाजीत गुहा,
इन्होंने क्रिटिसाइज किया, किस चीज़ को क्रिटिसाइज किया? एग्जिस्टिंग हिस्टोग्राफी फॉर इग्नोरिंग द वॉइसेस ऑफ पीपल। उन्होंने बोला, सबाल्टर्न अप्रोच ने बोला कि अब तक की जितनी हिस्ट्री भी लिखी गई वो इलीट क्लास की हिस्ट्री है, ठीक है। जो कॉमन मैन था वो तो है ही नहीं इसके अंदर, कॉमन मैन के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं कि कॉमन मैन की दशा क्या थी, उसकी हिस्ट्री क्या थी, वो क्या सोचता था, ये सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं बताया गया। दे टुक द पोजिशन दैट द एंटायर ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोग्राफी हैड एन इलिटिस्ट बायस। उन्होंने कह दिया कि जो इंडियन हिस्ट्री पूरी की पूरी जो लिखी गई है वो उसका इलिटिस्ट बायस है, इलीट है। जो समाज के इलीट लोग थे, पैसे जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, उन्होंने अपनी हिस्ट्री लिख दी, अपनी समझ से चीज़ों को लिख दिया, अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ों को लिख दिया। नीचे का तकबा था वो क्या सोच रहा था, क्लास कॉन्ट्राडिक्शन क्या थी, उसके बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं इन्होंने। इनका ये कहना था, फॉर द सब अल्टर्न द बेसिक कॉन्ट्राडिक्शन इन इंडियन सोसाइटी इन द कोलोनियल इपोक वॉज बिटवीन द इलीट। उन्होंने क्या बोला कि जो बेसिक जो कॉन्ट्राडिक्शन थी, जो लड़ाई थी इंडियन सोसाइटी की, वो किसके बीच में थी? जो कॉलोनियल एरा के टाइम में थी वो किसके बीच में थी? वो लड़ाई जो थी वो था एलीट के बीच में थी, ठीक है। बोथ इंडियन एंड फॉरेन। और ये एलीट कौन थे? जो बाहर से आए थे और जो इंडिया के। एलीट का मतलब पैसा वाला वर्ग, ठीक है, ऑन द वन हैंड एंड द सबाल्टर्न ग्रुप ऑन द अदर हैंड, नॉट बिटवीन कॉलोनियल इंडियन पीपल। तो बोल रहे हैं कि भाई लड़ाई किसके बीच में थी? लड़ाई थी वो एलीट ग्रुप जो इंडिया का था या फॉरेन का था, या इंडिया के और जो बाकी के जो इंडिया के लोग थे उनके बीच में लड़ाई थी, ना कि कॉलोनियल मास्टर्स और इंडियन पीपल के बीच में थी। असली इनका जो कहने का मतलब है कि ब्रिटिश राज में भी जो एलीट लोग थे वो रिसोर्सेज पे कब्जा पाने की कोशिश में लगे हुए थे, और जो बल्क ऑफ द मासेस थी उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा था नेशनलिज्म के नाम पे, बाकी चीज़ों के नाम पे उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, ताकि रिसोर्सेज पे इलिटिस्ट लोगों का कब्जा हो जाए। रिसोर्सेज कैसे? गवर्नमेंट जॉब्स हो गई, ठीक है, पॉलिटिक्स हो गई, बाकी सारी जितनी भी चीज़ें कि वहाँ पे वो खुद जाके काबिज हो जाएं, ठीक है। elites were led by INC, they were fighting for power among the elites। अब बोल रहे थे, इनका मानना था सबाल्टर्न अप्रोच वालों का कि जितने भी इलीट लोग हैं वो सारे के सारे खुद इंडियन नेशनल कांग्रेस में थे, और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में होकर क्या कर रहे थे? वो देश की आज़ादी के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो फाइट कर रहे थे पावर ग्रैब करने के लिए, ठीक है। उनका जो मकसद था सत्ता पे आना था। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आप इंडियन नेशनल कांग्रेस का इतिहास देखें या फिर दूसरी और पार्टियों का इतिहास देखें, क्योंकि सारी की सारी पार्टियां इंडियन नेशनल कांग्रेस में से ही आई है, तो क्या इनका ये अप्रोच सही था कि ये सत्ता के लिए ही लड़ रहे थे? और आज देख लीजिए, इंडिया की आज़ादी से पहले और अब तक आज भी ये सत्ता के लिए ही लड़ रहे हैं। तो क्या इनका जो सबाल्टर्न अप्रोच था, क्या इनका जो पर्सपेक्टिव था, क्या जो इनकी सोच थी, आप उसको किस हद तक सही मानते हैं? आप मुझको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इनका जो पर्सपेक्टिव है वो कितना सही है, ठीक है। सबाल्टर्न अप्रोच के बाद आता है कम्युनिस्ट अप्रोच। अच्छा, कम्युनिस्ट अप्रोच का मतलब क्या हो गया? आइए, कम्युनिस्ट का मतलब हो गया कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म का मतलब हो गया जो कम्युनिटी की बात करते हैं, ठीक है, अपनी अपनी कम्युनिटी की बात करेंगे, हिंदू की बात अलग करेगा, कोई मुसलमान की बात करेगा, कोई बाकी चीज़ों की बात करेगा, ठीक है। प्रीति ने लिखा है, भैया मार्क्सिस्ट अप्रोच वॉज रिलेवेंट दैट टाइम बिकॉज दैट टाइम रूलिंग पावर वॉज एग्जिस्ट इन इलीट पीपल। अच्छा, ठीक है, ओके। तो अब देखिए जो कम्युनिस्ट अप्रोच है वो क्या अप्रोच है? दे रिलाइड ऑन द कॉलोनियल हिस्टोग्राफी ऑफ मेडिवल इंडिया। तो ये जो कम्युनिस्ट अप्रोच है ना, ये क्या कहते थे? अब सुनो आप। तो जो अंग्रेज आए ना, उन्होंने इंडिया का मेडिवल इंडिया की हिस्ट्री, मेडिवल इंडिया के टाइम की हिस्ट्री पूरी लिखी, और अंग्रेजों का बायस था हिस्ट्री लिखने के ऊपर। वो सिर्फ सत्ता में काबिज रहना चाहते थे, आपको बेवकूफ़ बनाएंगे किसी भी हिस्ट्री लिख के, कुछ भी लिख के। उनका मकसद ये था आपको बेवकूफ़ बना के खुद सत्ता पे रहना। तो उन्होंने हिस्ट्री को 3 हिस्सों में बांट दिया। बोला कि जो इंडिया की एंशियंट हिस्ट्री है वो हिंदू रूल, ठीक है, जो मेडिवल हिस्ट्री है वो मुस्लिम रूल, और जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तो इनका क्या कहना था? इनका कहना था, कम्युनिस्ट अप्रोच जो था, इसके एडवोकेट्स कौन थे? जो जो इनके जो एडवोकेट्स थे, कम्युनल लीडर्स थे, जो धर्म के आधार पे बातें किया करते थे, ठीक है। इनका कहना था कि जो हिंदू और मुस्लिम है ना, वो परमानेंट हॉस्टाइल ग्रुप है, मतलब उनकी आपस में कभी नहीं बनी, ठीक है। क्यों नहीं बनी उनकी आपस में? क्योंकि जो उनके इंटरेस्ट हैं वो म्यूचुअली डिफरेंट हैं। उनके इंटरेस्ट आपस में अलग है एक दूसरे से, और एक दूसरे से एंटागोनिस्टिक हैं, ठीक है। मैंने बताया आपको, कम्युनल लीडर्स ने प्रोपोगेट किया इनको। इनका क्या मानना था? इनके अकॉर्डिंग
जो 19वीं और 20वीं सेंचुरी थी वो मुस्लिम रूल को रिप्रेजेंट्स करती है, और क्योंकि वो रूलर थे तो वो बहुत हैप्पी थे, और जो हिंदूज थे वो उनके सब्जेक्ट्स थे, मतलब उनके ऊपर रूल करते थे वो, ठीक है, और वो बहुत ही ज़्यादा सैड थे, दुखी थे। तो ये बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं 800 से लेकर 1800 के बीच की बात कर रहे हैं, जब दिल्ली सल्तनत, ठीक है, टर्किश इन्वाइडर्स जो इंडिया में आए, उसके बाद मुगल एम्परर्स जो इंडिया में आए, ये तब की बात कर रहे हैं ये। तो इनके अकॉर्डिंग जो है, इन्होंने अपना ये पर्सपेक्टिव रखा, और इनका कहना था कि देर इज़ ए म्यूचुअल हैट्रेड बिटवीन देम। क्यों? इनके अकॉर्डिंग कि एंशियंट टाइम में हिंदुओं ने रूल किया, मेडिवल टाइम में मुस्लिम्स ने रूल किया है, इसीलिए इनके बीच में लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई है, सोच की लड़ाई है। ये इन्होंने प्रोपोगेट किया इस चीज़ को, कम्युनिस्ट अप्रोच जो थी, ठीक है। आप इस अप्रोच को कितना सही मानते हैं, आप कमेंट करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इसको, ठीक है, कि आपका क्या मानना है इसके बारे में, कम्युनिस्ट अप्रोच के बारे में। अब ये एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्कूल आया है वो है कैम्ब्रिज स्कूल। कैम्ब्रिज स्कूल बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्यों? ये ब्रिटिशर्स ने ही लिखा है ये, और इन्होंने बताया इंडियन हिस्ट्री के बारे में कि ये क्या सोचते हैं। तो प्रीति ने क्या लिखा है, कांग्रेस पार्टी वॉज अम्ब्रेला ऑफ डिफरेंट पीपल, रिच एज वेल एज पुअर, एंड पहले ओनली एलिट पीपल इसमें, बट बाद में सबको एग्जिस्टेंस मिला था। नहीं, अगर आप कांग्रेस को समझने की कोशिश करेंगे ना, अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे, जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा कि कांग्रेस बनाई क्यों गई थी, उसके पीछे की असली वजह क्या थी, ठीक है, क्या ये सच में शॉक ऑब्जर्वर था जो बहुत सारे हिस्टोरियंस ने बोला है कि जो इंडियन मासेस का जो गुस्सा था जो निकल के आता था उसको एब्जॉर्व करता था, ये सब बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। आशीष रंजन कहते हैं कांग्रेस का पावर हंगर कुछ हद तक आज़ादी से पहले ठीक था, बिकॉज उस वक्त हमें पावर किसी इंडियन पार्टी के हाथ में चाहिए था, बट आज़ादी के बाद उनको अप्रोच बदलना चाहिए था। यस, सही बात है, बिल्कुल अप्रोच बदलना चाहिए था, बट वही है, उनका कॉलोनियल माइंडसेट नहीं गया, वही माइंडसेट लेके वो आगे चलते रहे, ठीक है। अब आते हैं आपका कैम्ब्रिज स्कूल के बारे में, आते हैं कि कैम्ब्रिज स्कूल क्या कहता है। द फंडामेंटल कॉन्ट्राडिक्शन, कैम्ब्रिज स्कूल कहता है कि जो फंडामेंटल कॉन्ट्राडिक्शन है अंडर कॉलोनियल रूल, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था उस टाइम पे, जो फंडामेंटल कॉन्ट्राडिक्शन था, जो मतभेद थे, वॉज नॉट बिटवीन इम्पीरियलिज्म एंड द इंडियन पीपल। वो कह रहा है कि अंग्रेजों के बीच में, ये जो कैम्ब्रिज स्कूल कह रहे हैं कि अंग्रेजों के बीच में और इंडियन पीपल के बीच में मतभेद नहीं था, बट अमंग द इंडियन देमसेल्स, वो कह रहा है कि खुद इंडियंस के बीच में ही मतभेद था। उनका ये कहना है कि खुद इंडियंस के बीच में ही मतभेद था। इंडियन नेशनलिज्म वॉज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ ए स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल अगेंस्ट द कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। वो कह रहे हैं कि जो भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, वो इंडिया के लोगों ने कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ स्ट्रगल किया, उस वजह से नहीं हुआ है, बट what arose from conflict among the Indian for getting the benefit given by them by the British rulers। वो ये कह रहे हैं कि जो ब्रिटिश रूलर बेनिफिट देते थे, उस बेनिफिट को लेने के लिए आपस में जो इंडियन पीपल है वो जो लड़े आपस में, उसके कारण नेशनलिज्म आया है। वो ये कह रहे हैं, वो किस, जैसे कि मुस्लिम और हिंदू की बात कर रहे हैं, वो एक तरीके से आप देखा जाए तो, कि मुस्लिम जो थे वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर वो अपनी पाई चाहते थे, सिमिलरली आप देखो हिंदूज भी चाहते थे। तो हुआ क्या, वो ये कह रहे हैं कि इनकी तो खुद की लड़ाई थी आपस में, खुद सत्ता में आना चाहते थे, और बाद में वही चीज़ हुआ। अगर आप देखें 1947 में क्या हुआ, इंडिया जो है वो डिवाइड हुआ दो हिस्सों में, पाकिस्तान बना, इंडिया बना। वही इंटरेस्ट ही तो था कि वो सही, एक तरीके से देखा जाए तो वो सही कह रहे हैं कि इनकी खुद की आपस में लड़ाई है, इनका नेशनलिज्म भी खुद लड़के बना है कि हम सत्ता में जाके कैसे मलाई खा सके, यही इनका अप्रोच था। ये कहते थे कि लीडर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट अकॉर्डिंग टू द स्कूल वर इंस्पायर्ड बाय द क्वेस्ट फॉर पावर एंड मटेरियल बेनिफिट। वो कह रहे हैं कि जितने भी तुम्हारे लीडर्स थे जो नेशनल मूवमेंट कर रहे थे, ठीक है, जितने भी लीडर्स थे जो नेशनल मूवमेंट कर रहे थे, उनका असली मकसद क्या था, वो पावर हंग्री थे और मटेरियल बेनिफिट चाहिए था। वो खुद सत्ता में आना चाहते थे, पैसा कमाना चाहते थे, वो कोई नेशनलिज्म देश वेश के बारे में नहीं सोच रहे थे। उनका जो मेन मकसद था सत्ता में आना, सत्ता में आके पैसा कमाना। ये कैम्ब्रिज स्कूल की थॉट थी, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग
कमेंट करके बताएं कि कैम्ब्रिज स्कूल आपको कितना रिलेवेंट लग रहा है। इन्होंने जो अपना पर्सपेक्टिव दिया है वो आपको कितना रिलेवेंट दिख रहा है आज की डेट में, आप इसको कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसको कमेंट कीजिए आप कैम्ब्रिज स्कूल के बारे में कि क्या है, आपको कैसा लगता है, मैं जानना चाहता हूँ। तो चलो दोस्तों, आप लोग कमेंट कीजिए जब तक मैं आपको बताता हूँ। ये आज का जो लेक्चर था आपका, एक चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है। जो नेक्स्ट क्लास हम करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बताएंगे आपको कि जो यूरोपियंस हैं वो इंडिया में कैसे हैं। यूरोपियंस कौन कौन से, खुद ब्रिटिशर्स भी हैं, खुद कौन है, ब्रिटिश। ब्रिटिश इंडिया के अंदर कैसे आए, ठीक है, इसके पीछे की क्या कहानी है, कैसे मुगल्स को इन्होंने हराया, बैटल ऑफ प्लासी एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो आशीष रंजन कहते हैं कि जो कैम्ब्रिज काफ़ी हद तक सही था बट पूरी तरह नहीं, बहुत सारे लीडर्स ऐसे भी थे जो ट्रू नेशनलिस्ट थे। बिल्कुल आई एग्री विद आशीष, सही बोला है उन्होंने, ठीक है। जो ब्रिटिशर्स इंडिया में कैसे आए, बैटल ऑफ प्लासी के बाद कैसे उनकी सत्ता आई, पुर्तगीज़ इंडिया में कैसे आए, किस कारण से आए, और कहाँ कहाँ पे इन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया, डच इंडिया में कैसे आए, कैसे इन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया, ठीक है, और फ्रेंच इंडिया में कैसे आए, उन्होंने किस तरीके से अपने आप को एस्टेब्लिश किया। नेक्स्ट क्लास में हम ये सारा कवर करेंगे, ये सारी चीज़ हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कि इंडिया के अंदर, इंडियन हिस्ट्री के अंदर इनका एडवेंट होगा। इसके बाद हम मुगल डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ और ब्रिटिशर्स का राइज कैसे हुआ, इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चन है, मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप अपना कमेंट बॉक्स में लिख के कोई भी डाउट या क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं अभी। मोहित यादव कहते हैं थैंक्स अ लॉट सर फॉर योर एफर्ट्स। तो मोहित, थैंक यू सो मच। और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इस मेरी क्लास को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मोर जितने भी लोग हैं उनको इनवाइट कीजिए इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको नॉलेज मिल सके। फ्री एजुकेशन है ये, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको चाहूँगा कि लाइक एंड शेयर कीजिए मेरी वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ठीक है। आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। यूपीएससी की कंप्लीट तैयारी जो है, यूपीएससी की कंप्लीट तैयारी आप अनअकैडमी पर कराई जाएगी, ठीक है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि और भी बहुत ही बेहतरीन कोर्सेज अनअकैडमी प्लस कोर्स का जब सब्सक्रिप्शन लेंगे आप, वहाँ पे और भी स्ट्रक्चर्ड तरीके से कोर्सेज आपको मिलेगा। यहाँ पे तो आपको कराया ही जा रहा है, मैं अनअकैडमी पे भी वहाँ पे प्लस एजुकेटर के रूप में वहाँ पे क्लासेस लूँगा, ठीक हो। तो आशीष रंजन का क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है हमारी हिस्ट्री जो कि ब्रिटिश रिकॉर्ड से ली गई है सही है? तो आशीष के इस क्वेश्चन का आंसर मेरा ये रहेगा कि ब्रिटिश रिकॉर्ड्स हम ओवरऑल अगर देखेंगे तो सारी चीज़ों को हम एज इट इज़ नहीं ले सकते। आपको क्राइटेरिया बाय क्राइटेरिया देखना होगा कि किस पर्सपेक्टिव में कौन सी चीज़ बोली गई है और कौन सी चीज़ किस तरीके से दिखाई गई है, ठीक है। पूरी ब्रिटिश हिस्ट्री जो लिखी गई है हम उसको सही नहीं मान सकते हैं, ठीक है। हमें देखना पड़ेगा कि किस पर्सपेक्टिव में कौन सी चीज़ बोली गई है और उसके आधार पे आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। मोहित यादव ने कहा है जी सर इट विल बी एन ऑनर। गाजी ने कहा है इट इज़ स्टिल रिलेवेंट एज देयर आर पीपल हु आर इंस्पायर्ड बाय पावर एंड मटेरियल बेनिफिट्स बट नॉट एट ऑल। सही है। रावण ने कहा है अ क्रैकर। राम राम सर जी, राम राम रावण जी। रावण जी भी पढ़ रहे हैं तो मतलब ज्ञान ले रहे हैं। गाजली अंसारी ने कहा है कि भैया कैन यू प्लीज़ टेल योर ओपिनियन ऑन सब अल्टर्न अप्रोच रिलेवेंट। बिल्कुल, जो सब अल्टर्न अप्रोच है मैं मानता हूँ कि वो बहुत रिलेवेंट है और वो सही भी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखा जाए, अगर आप एनालिसिस करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट का, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा आपको कि जो इलीट तकबा था, जो डोमिनेंट तकबा था, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पावर पा गया, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल
प्रेस्टीज पाकर वो सत्ता में आ गया, और जो बाकी के जो ग्रुप हैं, जो सब अल्टर्न ग्रुप हैं, ठीक है, वो पीछे रह गए हैं। तो मैं उसको रिलेवेंट मानता हूँ, बिल्कुल सही अप्रोच है उनकी। ठीक है। तो दोस्तों, और अगर आपके क्वेश्चंस हैं अभी भी आप पूछिए, मैं लाइव हूँ मैं, और आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। ठीक है। तो अच्छा, एक और चीज़ दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी प्लस पर जाकर अनअकैडमी प्लस पे जाकर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, वहाँ पे मेरा रेफरल कोड जी शाह अगर यूज़ करते हैं आपको, तो आपको 10% का ऑफ मिलता है आपको, जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो अच्छा, अनअकैडमी प्लस कोर्सेज़ का फ़ायदा क्या है दोस्तों, कि वहाँ पे ना पूरा आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, बीट एनी एग्ज़ाम, तो बीट एनी एग्ज़ाम, तो उसके ज़रिए आप जो हैं वहाँ पे पूरे उस कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। मतलब आपको एक अमाउंट पे करना होगा, उसके ज़रिए पूरा 2 साल के लिए या 1 साल के लिए जितना भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, पूरा आप उस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं अपने आप को। और वो पूरा सब्जेक्ट, मतलब एक एक सब्जेक्ट उस एग्ज़ाम में जो जो कवर होता है, उसकी पर्सनल गाइडेंस के साथ आपको वहाँ पे क्लासेस दी जाती हैं। ठीक है, वहाँ मैं भी क्लासेस लूँगा आपकी। ठीक है, वहाँ पे बेनिफिट क्या होता है कि मेंटर आपका पर्सनल आपको गाइड करेगा वहाँ पे। ठीक है, आपको मूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही पैंडेमिक इतना ज़्यादा आ रखा है, इधर से उधर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको हाईली क्वालिफाइड एजुकेटर्स वहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है। तो ये दोस्तों आज का क्लास था। तो रावण जी ने पूछा है कि सर आज का टॉपिक क्या था। आज का टॉपिक था कि इंडियन हिस्ट्री कहाँ से लिखी गई है, उसके पीछे के क्या क्या अप्रोच थे, ये आज का टॉपिक था। ठीक है, आप इस रिकॉर्डेड वीडियो को बाद में भी देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।